हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले भाई हमारे पास है कि नेक्स्ट टॉपिक है, इसको बोलते हैं बंधुता एवं विवाह। देखो भाई, इससे जो पिछला जो टॉपिक था इसका, उसको मैं पढ़ा के मैं तुम्हें इसके नोट्स दे दिए। ठीक है, नोट्स की वीडियो में इसको शॉर्ट आई है तो तुम्हें इसको देख लेना है। देखो, जितना टॉपिक मैं कवर करा दूंगा, टॉपिक कवर कराने के बाद क्या होगा भाई, उन सबके ना नोट्स की तुम्हें एक ही वीडियो मिल जाएगी। तुम्हें इसको थोड़ा डिटेल में देख लेना है। ठीक है, तुम्हें क्या भाई पूरी प्लेलिस्ट चेक करनी है। एक बार जो भी वीडियो देख रहा है, पहले जो उसकी प्लेलिस्ट है उसको एक बार देख लो भाई। प्लेलिस्ट में मैंने पूरी बुक को अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, अब सुनो। तो भाई जो हमारे से टॉपिक है, सबसे पहले कह रहे कि बंधुता एवं विवाह। देखो, इसमें हमें ना कुछ बातें समझनी, लेकिन इसको पढ़ने से पहले ना इन चीजों को देख लो। कह रहे कि परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द, परिवार को क्या बता रखा है और बंधुता को मतलब कि बंधनों को क्या बता रखा है। कह रहे कि संस्कृत ग्रंथों में कुल, हाँ भाई, क्या संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बंधुओं के बड़े समूह के लिए होता है। देखो भाई, जो बोलते हैं ना कुल, हमारा एक कुल है, इसका मतलब क्या है भाई, परिवार के लिए यूज कर रखा है उसको। और कह रहा है जाति का क्या है, जाति का मतलब कि बांधवों के बड़े समूह के लिए, मतलब कि एक ही जाति के जितने लोग हैं ना उन सब के लिए क्या है, एक तरीके से मान लो जाति बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको बांधवों ही बोल रखा है। होता है कह रहे कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। देखो भाई, अब क्या है कि एक नॉर्मली बोले भाई, एक ही जाति के जो लोग हैं वो सारे सारे के एक ही वंश के माने जाते हैं। तुम्हें इन बातों को समझना है पहले। अब सुनो भाई, हमारे पास जो इसमें पहले कह रहे कि अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। देखो भाई, हमारे पास क्या पहले बहुत सारे नियम थे, उन सभी नियमों में क्या क्या बातें एक जैसी थी और क्या क्या बातें अलग थी, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भाई पहला बात कह रहे कि परिवार के बारे में जानकारी। ठीक, तो कह रहे कि हम बंधु कह रहे हमें कह रहे कि हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। देखो भाई, हमें पता है कि भाई हम ना एक जो हमारा परिवार का जो जीवन है, हम उसको पैदा होते स्वीकार कर लेते हैं। कह रहे लेकिन किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते भाई। जितने परिवार सारे एक जैसे होते नहीं है। फिर कह रहे परिवारजनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। देखो भाई, हर एक परिवार में क्या सबके काम अलग अलग होते हैं। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। ठीक, किसी के परिवार में कम लोग हैं, किसी के परिवार में ज्यादा लोग हैं, यही बात हमें पता ही है। अरे कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है हमारे घर में जो भी सामान है, हर एक इंसान उसको क्या मिल के मतलब कि मान लो कि सब इसको मिलजुल के उसका यूज करते हैं। फिर क्या है कि एक साथ रहते और काम करते हैं और अनुष्ठानों को एक साथ ही संपादित करते हैं। देखो, वो सब क्या एक साथ रहते हैं, सारा काम एक साथ करते हैं और कोई दिक्कत आती है उसको भी मिलके सब सॉल्व करते हैं। फिर कह रहे कि परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है। देखो भाई, कोई सी भी जो फैमिली ना वो एक बड़े से किसी खानदान का हिस्सा होता है। ठीक है, बड़े से किसी जाति का हिस्सा होता है, हिस्सा होता है जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। देखो भाई, क्या हमारे कुछ संबंधी होते हैं, हमारे संबंध जो जिसके साथ हमारे क्या संबंध वगैरह चल रहे होते हैं, तो उनका हम क्या एक हिस्सा होते हैं। फिर तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधी को जाति समूह कह सकते हैं। हमारी जाति के जितने लोग हैं वो क्या हमारे, देखो एक बड़ी सी जाति है, उस जाति में क्या बहुत सारे छोटे छोटे परिवार होते हैं। फिर पारिवारिक रिश्ते जिसको बोलते हैं नैसर्गिक, मतलब कि नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। देखो भाई, नैसर्गिक का मतलब कि जो पारिवारिक रिश्ते हैं ना उसको ना खून का रिश्ता मानते हैं और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। देखो, हर एक संबंध को क्या भाई अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। कुछ समाजों में भाई बहन जैसे चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं होता। देखो भाई, मेरे पास जैसे हिंदू है, हिंदू में क्या भाई कि हम ना जो हमारे चचेरे फिर मौसेरे भाई, उनको भाई मानते हैं। मुस्लिम में क्या होता है भाई, भाई नहीं मानते, नॉर्मल शादी कर लेते हैं। ठीक, हम अपने मान लो कि जो हमारे चचेरे मौसेरे भाई बहन है उसमें शादी नहीं हो सकती, लेकिन मुस्लिम में हो जाती है। ठीक, तो क्या भाई सब में अलग अलग तरीके से होता है। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकार को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। देखो भाई, स्टार्टिंग के जो भी समाज है, मतलब कि जब हमारा महाभारत चलता हुआ आ रहा है तब से जो भी हमारा समाज है उसके बारे में ना इतिहासकारों को, मतलब इतिहासकार कौन तो भाई वो व्यक्ति जो इतिहास के बारे में खोज करते हैं, पुरानी चीजों के बारे में खोज करते हैं, उन्हें क्या हर एक चीज के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनः निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो बहुत ही सिंपल से लोग हैं, ठीक, मान लो कि देखो पहले जो राजा महाराजा थे उनके जीवन के बारे में हमें पता लग जाता है, लेकिन जो राजा महाराजा नहीं है, ठीक है भाई, जो राजा महाराजा वगैरह नहीं है उनके जीवन के बारे में पता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है,
तो जैसे मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी मोदी जी हैं, ठीक है, तो मोदी जी के बारे में पता है हमें, उनकी माँ है, बीवी बच्चे जो भी है उनके बारे में सबको पता है, ठीक। वैसे दिल्ली के लोगों को केजरीवाल के बारे में पता है। तो अगर ऐसी ही हम बातें करें ना भाई, जगह जगह की बात पड़ती है कि भाई किस टाइम, देखो मान लो कि जो बहुत ही फेमस है उनके बारे में तो जानकारी मिल जाती है, लेकिन जो सामान्य परिवार है उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक। फिर इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं भाई। वो क्या है कि जो बंधुता हो या फिर मान लो कि जो बंधु परिवार हो जाए, फिर कोई से बंधुता हो जाए, बंधुता का मतलब क्या होता है भाई, उसका एक ही मतलब है, एक जाति के लोग, ठीक है। परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं जो इतिहासकार है, ओके। इसके बारे में बहुत ही मतलब कि परिवारों के बारे में और बंधुता के बारे में, इनके बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है भाई। और इस चीज का अध्ययन जरूरी करना जरूरी क्यों है, हमें क्या भाई, इससे लोगों की सोच के बारे में बताते हैं, लोग सोचते कैसे हैं, ठीक है। कह रहा संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा भाई। जितने भी क्रिया पहले हुई है उससे क्या है कि भाई लोगों का ना जो मन है एक तरीके से प्रभावित हुआ होगा, उनके मन में भी क्या है, एक बदलने की भावना आई होगी। इसी तरह व्यवहार ने विचार पर हमें कह रहे कि विचारों पर भी असर डाला होगा, देखो। और जिस तरीके का व्यवहार पहले के लोगों का था, ठीक, कि भाई राजा महाराजा को ऊंचा रखते हैं और सबको नीचे रखते हैं, राजा महाराजा के बारे में जानकारी रखते हैं और सामान्य लोगों के बारे में जानकारी नहीं रखते, और वो चीज अभी भी चलती हुई आ रही है, ठीक है। अब भाई मेरे पास अगला एक और है, इस शब्द को समझते क्या लिखा है। कह रही पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र और फिर पौत्र फिर प्रपौत्र आदि से चलती। देखो पृथक वंश का बताइए, देखो पृथक वंश का मतलब क्या है, देखो पहले पिता हो गया, ठीक है, पिता का बेटा, फिर उस बेटे का बेटा, ठीक है। देखो कह रहे कि पिता के पुत्र, ठीक, पहले पिता के पुत्र, फिर पौत्र मतलब पोता, फिर परपोता आदि से चलती है। फिर अगली बात करते हैं भाई मातृवंशिकता मतलब क्या है। इसका कह रहे कि इसका शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। देखो भाई पृथक वंश का मतलब क्या है, पिता से जुड़ी, पापा से जुड़ी, ठीक है। और मातृ वंश का मतलब जो हमारी मम्मी से जुड़ी होती है, हम उसे बोलते हैं मातृवंशिकता बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, पहले बात करते भाई कि प्रतुवंशिक व्यवस्था के आदर्श, भाई जो पिता के जो भी संबंध थे पहले वो कैसे थे, ठीक। अरे क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन आए। देखो भाई जो पहले जितने भी जाति वर्ग के लोग थे उन सब में क्या जो परिवर्तन आए, क्या हम उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब क्या क्या बदलाव आए हैं उसमें। कि एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। देखो भाई महाभारत इसी बात की कहानी कि पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ, मतलब कि एक ही जाति के लोग क्या आपस से अलग अलग हो जाते हैं। कि यह बांधवों के दो दलों कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करते। देखो भाई महाभारत क्या बताती है, महाभारत बताती है कि किस तरीके से पांडवों ने, मतलब कि कौरवों ने और पांडवों ने आपस में सिर्फ जमीन वगैरह के लिए, मतलब कि मान लो कि दौलत सौलत के लिए आपस में लड़ाई कर ली थी, ठीक है। फिर ये दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित, भाई दोनों का एक ही वंश था, कुरु वंश, ठीक, जिनका एक जनपद, मतलब कि भाई जनपद के बारे में हम चैप्टर देखो बताऊंगा। जनपद फिर इस्तेमाल की एक ही पूरा समूह है, ठीक है। जनपद पर शासन था, एक हमारे पास पर एक पूरा समूह था, ठीक है, एक जगह थी, उस पे इन दोनों का पूरा शासन था, मतलब कि कौरवों का भी शासन था और पांडवों का शासन था, मतलब ये दोनों इस्तेमाल भाई भाई के रूप में थे। फिर यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ और इसमें पांडव विजयी हुए। देखो भाई ये जो संघर्ष था ना जमीन वगैरह को लेके, जमीन जात को लेके, राज्य को लेके, पूरे राज्य को लेके, ठीक है। तो इसमें क्या हो भाई, इसमें जीत किसकी हुई, पांडव जीत गए और कौरव क्या हार गए। इसके उपरांत पृथक वंशिक उत्तराधिकारी को उद्घोषित किया गया। जैसे ही भाई देखो पांडव क्या हमारे पास नॉर्मली बोले पांडव जीत गए, तो जीतने के उपरांत क्या हुआ, जो पृथुवंशिक थे, मतलब कि जो पिता की तरफ से जो था, करके पृथुवंशिक उत्तराधिकारी को उद्घोषित किया गया। हालांकि पृथुवंशिक महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। देखो भाई ये जो ना कि मतलब पिता के बाद उसका जो बेटा है वही राज करेगा, तो ये चीज क्या बहुत पहले से चलती आ रही है। फिर महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया, मतलब और ज्यादा मजबूत कर दिया है। पृथक वंशिक में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे, मतलब संसाधन मतलब क्या है कि भाई राजा के संदर्भ में सिंहासन, ठीक है, मतलब कि सिंहासन पर अपना अधिकार जमा सकते थे। फिर अधिकतर राजवंश, मतलब कि जो भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पृथक वंशिकता
प्रणाली का अनुसरण करते थे। ठीक है, मतलब वही पृथक वंश प्रणाली का अनुसरण, मतलब कि जो पृथक वंश प्रणाली है उसी को लागू करते थे कि भाई पिता है, पिता के बाद उसके नीचे लेवल पे एक और है। ठीक है, ये चीज। फिर कह रहे कि हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी भाई, ये जो पृथु वंश था ना इसमें बहुत सारे बदलाव थे, मतलब कि सब कुछ इसमें अलग अलग था। अब सुनो, कह रहे कि कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। अगर मान लो किसी का बेटा नहीं है, ठीक है, अब क्या हुआ भाई, उस भाई का जो दूसरा भाई ना वो वहां पे राज करता था। फिर तो कह रहे कि तो कभी बंधु बांधव, मतलब कि सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कभी क्या होता था, उनके जो संबंधी है, ठीक है, वो अपना अधिकार जमाते थे उसके ऊपर। फिर अरे भाई कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियों जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करते थे। वो भाई देखो क्या है कि कुछ कुछ स्थिति में ना जो स्त्रियां थी, ठीक है, जो लेडीज थी, उनको भी क्या है कि भाई एक तरीके से मानो सत्ता दी जाती थी। फिर कहिए पृथुवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई कोई अनूठी बात नहीं थी। पृथुवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवार के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। नॉर्मली बोले भाई कि जो भी ये जो चल रहा था वो शासन का पृथु वंशक के हिसाब से ही चल रहा था, मतलब कि जो पिता है, पिता के बाद उसका बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, मतलब कि पोता परपोता, ठीक, ऐसे का उनका राज्य चलता रहेगा। फिर भाई अगला मेरे पास है कि ऋग्वेद। भाई ऋग्वेद हमारे पास एक ग्रंथ है जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। कह रहे कि ऋग्वेद जैसे कर्मकांडी ग्रंथों के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। ठीक है, मतलब कौन सी बात स्पष्ट होती है भाई कि पिता के बाद उसका जो बेटा है वही राजा बनेगा। ये वाली बात ऋग्वेद के अंदर भी लिखा हुआ है। यह संभव है कि धनी वर्गों के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसे ही दृष्टिकोण रखते थे। देखो जो अमीर लोग थे, ठीक, और के जो ब्राह्मण थे, ये सारे भी ऐसे ही करते थे, अपने बेटे को राज देंगे, ठीक है, अपने बेटे को सारी संपत्ति देंगे, बेटियों को कुछ नहीं देंगे। अब भाई देखो हमारे पास एक अगला है, इसको थोड़ा पढ़ना जरूरी है। देखो कह रहे कि उत्तम पुत्र का प्रजनन, कह रहे कि यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है जो इस ग्रंथ में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में जोड़ा गया। देखो मतलब जोड़ा गया था, ऋग्वेद में ना एक मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ वो वाली बात बताऊंगा। कह रहे कि विवाह संस्करण के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा था। जो पंडित है ना वो मंत्र पढ़ता है ये वाला, ठीक, तुम ना देख सकते हो भाई पंडित क्या मंत्र पढ़ रहा है, वो सारी ये वाली बातें लिखी होती है। अगर कोई दूसरा मंत्र पढ़ेगा तो ये मंत्र गलत पढ़ रहा है। फिर आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्करणों में इसका प्रयोग होता है। ठीक, और भाई इसमें जो पिता है क्या बोलता है, ठीक, कह रहे कि जिसमें इसका क्या प्रयोग है, कह रहे कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहां से नहीं। मैं अपने पास से तो मुक्त कर रहा हूँ लेकिन वहां से मुक्त नहीं कर रहा। कह रहे कि मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम और सौभाग्य से प्राप्त हो। देखो भाई यहाँ पे क्या है कि ना एक जो पिता है वो बोलता है, इसमें कह रहे कि इंद्र शौर्य युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। कह रहे कि यहाँ और वहां से तात्पर्य पिता और पति घर से है, मतलब घर का मतलब घर से है। एक जो पिता है बोलता है मुझे, मैं इसको अपने यहाँ से मुक्त करता हूँ लेकिन दूसरी जगह जाके इसको स्थापित कर दूंगा, इसके पति के पास इसको स्थापित करता हूँ। ठीक है, उसके बाद भैया अगला जो है उसमें लिखा है कि स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, मतलब कि जो स्वजन था ना, जो पूरा परिवार था इसके बीच में लड़ाई क्यों हुई थी, ये सारी बातें। कह रहे कि यह दृढ़ संस्कृत महाभारत के आदि पार्श्व, मतलब कि प्रथम जो पहला अध्याय उसी में से लिया गया से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। मतलब कि जो कौरव और जो पांडव इनके बीच में किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी, ये सारी की सारी बातें हमें इसके अंदर पता लग जाएगी। भाई कह रहे कि कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। जो कौरव है वो क्या धृतराष्ट्र एक राजा था, उसके पुत्र थे, और पांडव उनके बांधव जन थे, मतलब कि उनके एक तो मान लो उन्हीं के कोई रिश्तेदार थे। ठीक है, पांडव वगैरह। फिर कह रहे कि चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, देखो भाई क्या जो कौरव है वो क्या धृतराष्ट्र के पुत्र थे। कौरव कौन था भाई, धृतराष्ट्र का पुत्र था। तो कह रहे कि जो धृतराष्ट्र अंधे थे तथा उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। भाई अब क्या है कि देखो कह रहे उनके जो अनुज पांडु है, तो इस मान लो उनके और जो संबंधी है, ठीक है, कोई बेटा वगैरह जैसा जिसका बेटे ऐसा रिश्ता होता है, वो क्या है कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर उन्होंने राज्य किया। अरे किंतु जो पांडु मतलब पांडव है, किंतु पांडु की आसमायिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। उसके बाद क्या हुआ, देखो जैसे ही जो पांडु है वो मर गया, उसके बाद क्या हुआ, जो धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्प वयस्क थे, मतलब कि जो जितने राजकुमार थे वो सारे किसी काम के नहीं थे, सारे छोटे थे। कि जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि
व्यक्त करने लगे। देखो भाई फिर क्या हुआ, जो कौरव है उनको नहीं मानते, क्योंकि जो धृतराष्ट्र हो गया अंधा था, ठीक है, जो धृतराष्ट्र हो गया भी अंधा था, अंधे के बेटे को मानते थे कि हाँ भाई तुम करोगे, तुम कुछ भी करोगे, ऐसा कुछ नहीं मानते थे। जैसे जैसे कि राजकुमार वगैरह बड़े हुए तो जो पांडव थे, जनता क्या उनकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हुई, ठीक है, कह रहे क्योंकि वे कौरव के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। भाई अब ऐसा क्यों हुआ, जो जनता है वो कौरव को क्यों मानती थी, मतलब पांडव को क्यों मानती थी, क्योंकि वो कौरव के प्रति, जो कौरव है कौरव के मुकाबले के भाई काफी ज्यादा अच्छे थे वो, ठीक, कौरव के मुकाबले क्या काफी अच्छे थे, इसलिए उसको जनता मानती थी। फिर इस बात से कौरवों ने ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। देखो भाई दुर्योधन जो सबसे बड़े थे उन्हें क्या भाई बहुत ही दिक्कत हुई, भाई जनता उन्हें को चाह रही है, ठीक है। फिर कह रहे कि वह अपने पिता के पास गया और बोला कि हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। मतलब कि देखो जो इंसान पहले अपूर्ण था उनको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, मतलब कि नॉर्मली बोले जो अंधा है लंगड़ा है उसको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, ठीक है। हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया, लेकिन भाई फिर भी तुम्हें प्राप्त हो गया। देखो भाई उसको जो धृतराष्ट्र है उसको सिंहासन क्यों मिल गया था, क्योंकि कोई सिंहासन संभालने वाला था ही नहीं, वो अंधा था इसलिए उसको मिल गया, ठीक। फिर यदि यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उसके बाद उनके पुत्र पौत्र और फिर प्रपौत्र इस प्रत्येक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकारी से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। मतलब कि देखो शूद्र का मतलब क्या है कि जो नीची जाति के समझ जाएंगे। ये बोला गया है कि जो देखो जो हमारे पास था ना, ये जो धृतराष्ट्र था, समझो ये जो था ना धृतराष्ट्र, ये जो धृतराष्ट्र है भाई देखो ये क्या अंधा था, ठीक, इसका जो भाई था वो क्या कि मर गया, ठीक है। भाई के मरने के बाद क्या हुआ कि इसको सिंहासन में बैठाया गया, इसको मजबूरी में बैठाया गया ना, लेकिन मजबूरी ये थी कि जितने भी जो राजकुमार थे वो सारे सारे छोटे थे। इसका जो सबसे जो बड़ा बेटा है, ठीक है, इसके बड़े बेटे का देखो दुर्योधन, कौरव के, हाँ भाई कौरव में जो सबसे बड़ा था दुर्योधन, ठीक है। दुर्योधन ने ना धृतराष्ट्र से बोला, मतलब कि जो धृतराष्ट्र का सबसे जो बड़ा बेटा था, ठीक है, वो उसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन ने बोला कि भाई देखो बात ऐसी है कि ये जो सिंहासन है ये क्या है कि तुम्हें किसी दिक्कत के कारण मिला है, लेकिन अब क्या होगा कुछ टाइम के बाद तुमसे सिंहासन क्या छीन लिया जाएगा, और जैसे ही तुमसे सिंहासन छीना जाएगा लोग क्या भाई हमें बहुत ही नीची जाति का समझेंगे और हमें क्या है कि वहां से बेदखल कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो पूरे शासन से क्या है पूरे राज्य से बेदखल कर दिया जाएगा। फिर कि इस तरह के उद्धृत अक्षरांश सत्य ना भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा है वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते। देखो भाई इन ग्रंथों से ये पता था कि पहले के लोग क्या सोचते थे, वो अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, ठीक है, ये पहले के लोग करते थे। भाई हमारे पास अब जो अगला है उसको बोलते हैं विवाह के नियम, ठीक है। भाई विवाह के नियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर पहले बात करते हैं विवाह के प्रकार क्या थे, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमसे कह रहे हैं कि अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होता था। एक कोई सी जाति है उसी के अंदर अगर हम शादी करते हैं उसमें क्या बोलते हैं भाई अंतर विवाह बोलते हैं। यह समूह एक गोत्र कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले का हो सकता था, ठीक है भाई, एक ही जगह एक ही जाति एक ही गोत्र एक ही कुल, एक गोत्र का मतलब है एक ही सरनेम, ठीक, उनके बीच में शादी होती थी। लेकिन अब क्या होता है तुम देखो जो बहुत ही एकदम ना पंडित वगैरह लोग करते हैं भाई एक गोत्र वालों की शादी नहीं करवाते, ठीक, मानो कि कोई देखो एक के नाम के पीछे मान लो शर्मा लग रहा है, ठीक है, और मान लो एक के नाम के पीछे कुछ और लग रहा है, ठीक, तो उनकी क्या शादी नहीं करवाते। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि उनके गोत्र देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर एक मेरे नाम के पीछे शर्मा है, ठीक है, मान लो जिससे मेरी शादी करवानी है उसके नाम के पीछे शर्मा है, तो उस शादी क्या नॉर्मली होती नहीं है, क्यों भाई दोनों का गोत्र सेम है इसलिए शादी नहीं होती है। फिर अगली बात करते हैं बहिष्ठ विवाह, इसका मतलब गोत्र से बाहर विवाह करने को बोलते हैं बहिष्ठ विवाह, ठीक। अगली बात है बहुपत्नी प्रथा, मतलब कि एक से ज्यादा पत्नी का होने का बोलते हैं भाई बहुपत्नी प्रथा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है, ठीक है। क्या भाई सामाजिक परिपाटी पहले के टाइम पे माना जाता था कि एक पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं बहुपति प्रथा, एक स्त्री अनेक पति होने की पद्धति, मतलब कि एक स्त्री एक से ज्यादा पति को अपने पास रख सकती थी, ठीक है। अब सुनो भाई, तो हम विवाह के नियम के बारे में बात करते हैं। यानी कि जहां पृथक वंश को आगे बढ़ने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण था वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरीके से देखा जाता। देखो भाई पहले पुत्रों का बहुत ज्यादा मान्य था, ठीक है, अभी भी मानते हैं भाई पुत्र होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए। फिर
प्रत्येक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। जो पुत्रियां थी, ठीक है, पुत्रियां का भाई क्या कि जो पिता के संसाधन में कोई भी अधिकार नहीं था, अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह करा देना ही अपेक्षित था। देखिए भाई, हमेशा क्या था, हमेशा इस बात को अच्छा मानते थे कि भाई जो लड़की है, लड़की क्या अपने गोत्र से बाहर उसकी शादी करवा दो, ठीक है। इस प्रथा को बही विवाह पद्धति बोलते हैं, ये बता चुका हूं, ठीक है, साइड में। देखिए, और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवार की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था। देखो, बहुत ही ऊंची ऊंची जाति के लोग की जो स्त्रियां थी, उनका क्या जीवन बहुत ही ज्यादा, ये मान लो कि एकदम सिक्योर जीवन था, ठीक। उनको पता था तुम ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना, और उन्हें वैसा ही करना पड़ता था, वो उससे कुछ भी अलग नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर कह जिससे उचित और उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। देखो भाई, स्त्रियों को एकदम बचा बचा के रखते थे और एकदम अच्छे इंसान से उसकी शादी करते थे। इसका प्रभाव यह है कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। और भाई इसके अंदर क्या देखिएगा, कन्यादान को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप दिया गया। कन्यादान को महत्वपूर्ण रूप दिया गया, इसका मतलब क्या होता भाई कि जो भी कन्या है उसको, ये देखो, पिता का एक कर्तव्य बन गया कि भाई कन्या को मानो किसी और को दान कर देगा, ठीक है। फिर नए नगरों के उद्भव, मतलब कि जब नए नए नगर बने, सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। भाई समाज में क्या है, जो लोगों का जीवन है वो क्या बहुत ज्यादा जटिल, मतलब कि मजबूत हो गया। फिर यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद खरोफत के साथ ही इसे नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। देखो भाई, वो वस्तु तो खरीदते थे, आपस में क्या बात भी करते थे, उनके क्या जो विचार है वो क्या एक दूसरे से बदलते थे। फिर कि संभवतः इस वजह से प्रारंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। देखो भाई, अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो भी लोगों का व्यवहार था, ठीक, और जो बाद में लोगों का व्यवहार हुआ, उस पर क्या भाई बहुत सारे चिन्ह लगाए गए। बोले कि भाई कि तुम ये सब कहाँ से सीख रहे हो, मतलब एक जाति के लोग हैं, वो अगर किसी दूसरी जाति के लोग से कुछ भी सीखते तो बोलते भाई तुम ये सब चीज कहाँ सीख रहे हो, ठीक है। फिर कह रहे इस प्रणाली के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता, मतलब कि एक ना रूल बना दिया, ठीक, ब्राह्मणों के लिए तैयार करेगी भाई, तैयार की। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्राह्मणों के लिए ना एक रूल तैयार कर दिया गया। कह रहा ब्राह्मणों को इस आचार संहिता का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। देखो, ब्राह्मणों के लिए क्या हो भाई, ब्राह्मणों के लिए कुछ कानून बना दे, तुम ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, तुम्हें ये चीज करनी है, ये चीज तुम नहीं कर सकते, तुम्हें जनेऊ पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें सुबह सुबह उठ के नहाना पड़ेगा। ये सारी बात क्या भाई जो ब्राह्मण है उनके लिए लागू कर दिया गया। लेकिन और जो दूसरी जाति के लोग हैं वो इनको इस काम को करने से रोक नहीं सकते थे, ठीक है। फिर कि लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। देखो भाई, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, ठीक है, इस बुक में क्या है कि इसका संस्करण बहुत ज्यादा किया गया है, ठीक है। फिर कह रहे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी। इसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हुआ। देखो भाई, ईस्वी पूर्व के बारे में तो मैं चैप्टर पहले में बता चुका हूँ कि क्या होता है ईस्वी पूर्व। देखो, ईसा मसीह के जन्म से पहले को बोलते हैं ईस्वी पूर्व, ठीक है, मतलब कि जो ईसा मसीह है उसके जमाने से पहले उसे बोलते हैं ईस्वी पूर्व, और जो जब उसका जमाना चल रहा था, ठीक है, उसे बोलते हैं ईस्वी, ठीक। तो कह रहे कि भाई इसमें ना जितनी भी मनुस्मृति बनी, जितने भी जो कानून बनाए गए ब्राह्मणों के लिए, वो क्या सारा इन्हीं के बीच में बना था, ठीक है, 200 ईस्वी पूर्व से लेके 200 ईस्वी के बीच में, ठीक है। फिर अगला कह रहे भाई, हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मणों लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब भाई सबके ऊपर लागू होने वाला है, मतलब कि जो ब्राह्मणों ने जो भी सिद्धांत बनाए थे वो सारे सिद्धांत के भाई सबके ऊपर लागू होते हैं, ठीक। और उनके बनाए नियम सबके द्वारा पालन होने चाहिए, और ब्राह्मणों ने जो भी नियम बनाए वो सबके द्वारा पालन किए जाने चाहिए। किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। लेकिन भाई असलियत में जो समाज के संबंध थे वो बहुत ही ज्यादा जटिल थे, बहुत ज्यादा कठिन थे, ठीक। जैसे मान लो कि भाई एक ब्राह्मण है, ठीक है, वो क्या पूजा पाठ करता है, और दूसरा जो ब्राह्मण नहीं, अगर पूजा पाठ करना शुरू कर देना तो जो उसके और जाति के लोग हैं, ठीक, जो ब्राह्मण नहीं है, अगर वो पूजा पाठ करना ढंग से शुरू करते ब्राह्मण की तरह, जो और जाति के लोग उसको कोसेंगे भाई क्या करता रहता है, क्या करता रहता है। लेकिन ब्राह्मणों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर अरे इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता, मतलब उपमहाद्वीप में जो भी लोगों में जो अलग अलग चीजें थी, मतलब कि उनके विचार की जो भावना जो अलग अलग थी,
यानी विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। देखो भाई, ब्राह्मण का जो था एक तरीके से विचार था कि भाई ब्राह्मण सोचते ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके उनके जो विचार है भाई सब जगह लागू नहीं हुए। ब्राह्मण जो जो सोचते थे कि हमने जो ग्रंथ बनाए सबको मानना चाहिए, ये चीज सब जगह लागू नहीं हुआ। फिर दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकार को अपनी स्वीकृति देते हैं। देखो भाई, विवाह के 8 प्रकार है, वो साइड में लिखा हुआ है, तुरंत बताऊंगा, ठीक है। कह रहे कि इनमें से जो पहले 4 है उत्तम माने जाते हैं, स्टार्टिंग के जो 4 है उसको बहुत ही अच्छा मानते हैं, ठीक है। जो 4 है स्टार्टिंग है उसे बहुत ही अच्छा मानते हैं। कह रहे कि और बाकियों को निंदित माना गया और बाकियों को बेकार माना गया, ठीक है। कह रहे संभव है कि ये विवाह पद्धति उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते। देखो, ये जो बाकी के जिन नियमों को बेकार मानते थे ना, वो सारा भाई किस में प्रचलित था, जो एक तरीके से मान लो ब्राह्मण के नियमों को मानते नहीं थे, स्वीकार नहीं करते थे। भाई अपना जो मेरे पास ये नियम है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कि विवाह के जो 8 प्रकार है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सुनो भाई, कह रहे कि यह मनुस्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिखाया जा रहा है। देखो भाई इसमें इसका पहली है, चौथी है, पांचवी, ठीक है, और छठी विवाह के नियम है। तो कह रहा पहले में क्या है, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वैदेज्ञ वर को दान दिया जाएगा, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया। देखो भाई, पिता उसको खुद बुलाएगा, बोले भाई ये सब तुम गिफ्ट वगैरह लो, ठीक है, और मेरी बेटी को क्या अपने साथ रखो, ये चीज। और जब अगला जो चौथा है, ठीक है, कह रही पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो, मतलब कि तुम साथ मिलकर जो जो तुम्हारे कर्तव्य है उनको पूरा करो। तत्पश्चात वहां वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है, ठीक है। भाई जो वर है, जो दूल्हा है, उसकी बहुत इज्जत करके वो क्या है, कन्या का दान करता है। फिर 5वीं बात करते हैं, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है, जो लड़का है, ठीक है, उसको लड़की की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को, ठीक है भाई, जो भी इसके तेज से मान लो, जो भी इसके रिश्ते वगैरह है, फिर बांधवों को और समय वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। तो भाई देखो, जब ना एक तरीके से मान लो इसमें कह रहा है कि वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। देखो भाई, एक तरीके से मान लो कि लास्ट में जो भी धन राशि वगैरह इधर तो देनी होती है ना, जब वो सारा काम हो जाता है उसके बाद जाके क्या होता है भाई, ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक, वो जो वर है वो क्या वधु की हो जाती है, वो वधु क्या मतलब दोनों एक दूसरे को जाते हैं। फिर अगली बात करते हैं भाई, कह रहे कि स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। देखो भाई, जो छठे का मेरे पास स्त्री और जो पुरुष के बीच में अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से। नॉर्मली अगर बोला जाए भाई, देखो इसमें होता क्या है, जो पिता है, ठीक है, पिता हो गया, ठीक है, और जो मान लो कि देखो इसमें लड़का और लड़की, ठीक है, जो वर है और जो वधु है, ये दोनों अपनी इच्छा से कर लेते हैं। इसको मैं बस इसको छठी में बोला गया है, ठीक है। फिर भाई अगली बात करते हैं, स्त्री का गोत्र का मतलब क्या होता है। कह रहे कि एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से प्रचलन में है। देखो भाई, 1000 ईस्वी पूर्व के बाद मतलब कि प्रचलन में है कि भाई स्त्री का गोत्र भी देखा जाएगा। कह रही वहां लोग, मतलब खासतौर पर जो ब्राह्मण लोग हैं, कह रहे कि वहां लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की तरीके से मानो प्रक्रिया थी, ठीक है। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। देखो, एक कोई सा वैदिक ऋषि होता था और उसी के नाम पे क्या एक गोत्र को बनाया जाता था, ठीक है। अब सुनो, हाँ भाई, कह रहे कि उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे और उस गोत्र में जितने लोग हैं वो सारे ऋषि के, जो एक ऋषि ना उसके वंश माने जाते थे, ठीक है। मतलब कि उसके बेटा हो गया, ठीक है, मतलब पुत्र हो गया, पौत्र हो गया, परपौत्र हो गया, ये माने जाते थे, ठीक है। फिर कह रहा गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। कह रहा विवाह के पश्चात, विवाह के बाद स्त्री को पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। मतलब कि जब लड़की की शादी हो गई, भाई लड़की की शादी होने के बाद क्या होगा, जहां पे वो पहले पिता का नाम लगाती थी, अब वो क्या अपने पति का नाम लगाएगी, ठीक है, मतलब सरनेम। तो एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, ठीक है। वही पहले क्या था कि एक गोत्र के जो लोग हो गए आपस में शादी नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर क्या इस नियम का सामान्य अनुसरण होता था, फिर कि क्या भाई लोग इस नियम को मानते थे। देखो नॉर्मली बोले ना, पहला ऐसा क्यों था, तो पूरे समाज को एक साथ जोड़ने के लिए
इस कानून को नॉर्मली मान लो भाई चलाया गया था, मतलब कि इस चीज को मानते थे ब्राह्मण लोग कि पूरे पूरे समाज को हमें एक साथ जोड़ना है, ठीक है। इसलिए क्या है कि अलग अलग गोत्र के लोगों की शादी करवाते थे जिससे सबके रिश्ते क्या जुड़ जाए। फिर कह रहे इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष कह रहे नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। कह रहे हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। देखो अगर हमें यह पता लगाना ना कि भाई कि क्या पहले ऐसा होता था कि जिनके गोत्र अलग अलग है सिर्फ उन्हीं की शादी होती थी, या जिनके गोत्र एक जैसे उनकी भी शादी हो जाती थी। इनके लिए हमें क्या भाई कुछ कुछ ना पहले ना जो कुछ नाम बहुत ही फेमस थे उस नाम के बारे में हमें पता थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर कि इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था, ठीक है। अब भाई देखो कह रहे कि सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया। देखो भाई जो इतिहासकार है उन्होंने ये वाली बात पता लगाई कि क्या पहले ऐसा होता था कि भाई जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एक ही चीज को मान के चले, मतलब कि वो चीज क्या थी कि अलग अलग गोत्र में शादी होगी, एक गोत्र में शादी नहीं होगी। अब भाई यहाँ देखो कह रहे अभिलेखों का जो सातवाहन राजाओं के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ना पति और पत्नी के नाम वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भाई कह रहे अभिलेखों में सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए। कह रहे इन सभी नामों में राजा की हमें कह रहे राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए, मतलब कि जो राजा है ना उसकी क्या कि जो जो उसका पद है, मतलब कि जो किस पद पे उस पर ध्यान दे रहा है। कह रहे कि इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए। देखो भाई पहले पे तो देना है कि राजा, ठीक है। फिर गौतमी, देखो राजा हो गया गौतमी, देखो बार इसमें क्या बार बार देखो चेंज हो रहा है ना, कभी राजा गौतमी, ठीक है, राजा वस्त, सब में क्या अलग अलग हो रहा है। तो वही कह रहे कि इसके अलावा अगले शब्द को लक्षित कीजिए कीजिए जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ है पुत्र। देखो जिसके लास्ट में पुत्र लिखा हुआ उसका मतलब पुत्र, और गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र, ठीक है भाई। गौतमी पुत्र का मतलब भाई गौतमी का पुत्र है। फिर गौतमी और वसीथी स्त्रीवाची नाम है, कह रहा गौतम और वशिष्ठ के। देखो भाई नॉर्मल ने बता, बस इसको ध्यान रख के चलना, ठीक है तुम्हें। कह रहे कि ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र बने हुए। देखो भाई दो चीजें मेरे पास, पहले क्या है कह रहे गौतमी, एक गौतमी है, दूसरा में उसका भाई वसीथी है, ठीक है। तो मतलब कि वसीथी ये दोनों क्या हमारे पास एक ऋषि थे जिनके वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कह रहे कि राजा गौतमी पुत्र श्री सतकानी, ठीक है, ये पहला हो गया। फिर राजा वस्ती पुत्र और श्री पलुमाई, देखो सबके साथ नाम लिखे। अब तुम देखो भाई किसी किसी के नाम देखो लास्ट में चेंज हो, देखो किसी में गौतमी आ रहा है, ठीक है, मधारी आ रहा है, हरिति आ रहा है, फिर हरिति आ गया, फिर गौतमी आ गया। भाई सबके देखो सबके नाम के लास्ट में चेंज हो रहा है, जैसे सक्सेन हो गया, ठीक है, और सातकनी हो गया, सब में क्या अलग हो रहे हैं। इससे हमें ये पता था कि पहले के टाइम पे भी कभी कभार ऐसा होता था कि अलग देखो एक ही गोत्र के लोगों की शादी हो जाती थी, ठीक है। ये चीज हमें पढ़ लिए। अब भाई देखो नॉर्मली बोल रहे हैं पहले का समय भी ऐसा था, हम ये नियम पढ़ रहे हैं कि क्या पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जो भी लोग हैं वो सारे के सारे सिर्फ एक ही गोत्र के लोगों से शादी नहीं करते थे, मतलब कि सिर्फ हमेशा अलग अलग गोत्र में शादी करते थे। क्या ऐसा हमेशा होता था या फिर नहीं होता था? फिर अगली बात है भाई उपनिषद में मृत्यु नाम। तो कह रहे कि बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषद में से एक है, ठीक है। देखो वैसे इसमें अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में। सुनो भाई हमारे पास कह रहे कि कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा, मतलब अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजा से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उसके नाम गौतम तथा विष्ट गोत्र से अद्भुत थे, ठीक है। देखो वो क्या है कि ऐसा सिर्फ गौतम और जो विष्ट है इससे अलग अलग उनके मतलब गोत्र थे, ठीक है। फिर जो उनके पिता के गोत्र थे, देखो भाई वो क्या अपने पिता का गोत्र लगा के चलती थी। बहुत सारी मान लो रानियां ऐसी थी जो अपने पिता का गोत्र बाद तक लगाए रखती थी, यानी कि पति का गोत्र लगाया, पति का गोत्र नहीं लगाती थी, वो अपने पिता का नाम लेके चलती थी, ठीक है। फिर इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसे ब्राह्मणी व्यवस्था में अपेक्षित था। कह रहे कि उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। देखो भाई बहुत सारी रानियां वगैरह ने ऐसा किया कि भाई अपने जो पिता का जो गोत्र है ना उसी को कायम रखा, भाई अपने पिता के गोत्र को बदला ही नहीं। फिर
यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी, ठीक है भाई, बहुत सारी रानी क्या है जो गोत्र राजा का है, ठीक है। या फिर जो माना कि देखो ऐसा था कि कुछ कुछ रानियों का गोत्र राजा से मिलता था और कुछ कुछ रानियों का गोत्र आपस में मिलता था, मतलब एक राजा है उसकी दो पत्नियां हैं, दोनों पत्नी के गोत्र के आपस में मैच कर रहे हैं, ऐसा भी पहले होता था। यह तथ्य बहिष्ठ विवाह पद्धति के नियम के विरुद्ध था। और भाई ये था ना, जो बहिष्ठ विवाह मतलब कि अपनी जाति से फिर मान लो कि अपने गोत्र से बाहर शादी करेंगे, इसके बहुत ही विरुद्ध था, मतलब कि बोल रखा था ना कि भाई अपने गोत्र में शादी नहीं करोगे, तो इस बात को ठुकरा दिया था, ठीक है। फिर भाई अगला बात है कि वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक तथा अंत विवाह पद्धति अर्थात बंधुआ में विवाह संबंध को दर्शाता है। भाई ये किस बात को दर्शाता है कि अंत विवाह पद्धति को दर्शाता है कि भाई अगर तुम एक ही गोत्र में शादी करोगे इसका मतलब क्या, अंत विवाह कर रहे हो, दूसरे गोत्र में शादी करते हो मतलब कि तुम बहिष्ठ विवाह कर रहे हो, ठीक है। जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदाय में भी है। देखो भाई इसमें क्या है कि ये जो प्रचलन है ये ना दक्षिण भारत के बहुत सारे अलग अलग समूह में भी है। फिर कह रही कि बांधवों मतलब कि ममेरे चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से सुगठित समुदाय उभर पाता था। देखो भाई अब क्या हुआ कि अपने ही चचेरे ममेरे भाई से सके भाई बहन से क्या मान लो कि शादी कर लेते थे, ठीक। तो क्या बाद में ना एक नए नए समुदाय का उभार होता क्या ना, सुगठित समुदाय उभार में मतलब कि उभर पाता था, मतलब कि एक ही जैसे तो मुसलमान है, ठीक है भाई, मुसलमानों में क्या होता है, मुसलमानों में अपने ही गोत्र में शादी कर लेते हैं, ठीक है, अपनी जो बुआ की बेटी है उससे शादी कर ली, जो पसंद आया भाई उससे शादी कर लेते थे, ठीक। तो ये चीज क्या पहले भी होती थी। फिर कि संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधता थी, मतलब भी थी, किंतु उनके वरिष्ठ बेयरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। देखो भाई और भी बहुत सारी विविधताएं थी, मतलब कि और भी बहुत सारी अलग अलग बातें थी, अपने गोत्र में शादी, दूसरे गोत्र में शादी, ऐसी बहुत सारी बातें थी, लेकिन उनके बारे में वही क्या पूरी पूरी जानकारी मिल नहीं पाई है, ठीक है। फिर कह रही कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, जो पहले माता थी क्या महत्वपूर्ण थी या फिर नहीं थी। इसको पढ़ने से पहले भाई हमें क्या इसको पढ़ना पड़ेगा, मतलब माता की सलाह क्या है, ठीक है। क्योंकि महाभारत में उल्लेख मिला कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध असंभव करेंगे भाई अवश्य भावी हो गया, तो गंधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध ना करने की विनती की। देखो भाई जो गंधारी है, ठीक है, उसने अपने सबसे बड़े बेटे से बोला भाई देख तू युद्ध मत कर, ठीक। फिर कह रही कि शांति की संधि करके तुम अपने पिता मतलब कि मेरा तथा अपने शुभेच्छुओं का शुभेच्छुओं को का सम्मान करोगे। देखो भाई कह रहे कि तुम ना राज वगैरह छोड़ दो, तुम बस हमारा सम्मान करो, ठीक है। तो यार विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। देखो भाई कह रहे कि जो इंसान अपने इंद्रियों की रखवाली कर सकता है, मतलब कि अपनी इच्छा को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ वही राजा बन सकता है। कह रहे लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते। देखो भाई अगर किसी इंसान के अंदर लालच है, ठीक, तो वो क्या भाई कि इंसान को ना उसकी सफलता के पास जाने ही नहीं देती है, ठीक है, ये बात ध्यान रख के चलना। फिर कह रहे कि इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। कह रही भाई देखो अगर ना दोनों अगर इसने किसी ने अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल पा लिया, अपनी इंद्रिय और अपने क्रोध के ऊपर अगर राज कर लिया ना, तो पूरी पृथ्वी के ऊपर राज कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहे कि हे पुत्र तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सनाद इस पृथ्वी का भोग करोगे। देखो भाई फिर बता रखा है कि पुत्र तुम क्या कि पांडवों के साथ मिलकर इस पूरी पूरी पृथ्वी पर राज करोगे। फिर युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, भाई युद्ध में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ना धर्म और अर्थ की प्राप्ति, देखो अर्थ का मतलब पैसा होता है, ठीक है, अर्थ की प्राप्ति होती है और ना ही प्रशंसा, ठीक है। देखो कह रहे कि युद्ध का जो पिता है वो क्या बोलता है भाई कि अगर तुम युद्ध करते हो ना तो भाई इसमें क्या होगा, लेकिन तो जो गंधारी है भाई उसकी माता है, ठीक है, जो गंधारी जो है ना मतलब कि उसकी माता है वो बोलती है कि अगर बेटा तुम युद्ध करते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ना ही तुम्हें अर्थ की प्राप्ति होगी, ना ही तुम धर्म को प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। फिर तो ये कह रहे कि युद्ध के अंत में फलस्वरूप मिले यह भी जरूरी नहीं, कह रही अपने मन को युद्ध में मतलब लिप्त मत करो। इसमें ना भाई देखो जो दुर्योधन की माँ की सलाह नहीं मानी और युद्ध में लड़कर हार गया। देखो भाई जो दुर्योधन है, ठीक है, जो गंधारी उसकी दुर्योधन की माँ है, ठीक। अब भाई जो गंधारी है उसने अपने बेटे को सलाह दी कि भाई देखो युद्ध में मत जा, तू नॉर्मली क्या है कि आसान अपनी जो जिंदगी है उसको आसान तरीके से जियो,
सब कुछ अच्छा जाएगा, लेकिन अपनी माँ की बात नहीं मानता, हो क्या हार जाता है। तो वही वो कह रहे कि क्या माता पहले महत्वपूर्ण थी? कह रहे हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मृत्यु नाम, मतलब कि माता के नाम से उद्भुत चिन्हित किया जाता था। जो सातवाहन राजा थे, ठीक है, मतलब उन्हें क्या है, उनकी माता के नाम से जाना जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माता महत्वपूर्ण थी। ठीक, फिर कह रहे किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। लेकिन भाई देखो, हमें इस बात को बोलने से पहले कि माता महत्वपूर्ण थी या फिर नहीं थी, हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी होगी। फिर कि सातवां राजा के संदर्भ में हमें यह ज्ञात होता है कि सिंहासन, मतलब कि राज और उत्तराधिकारी पृथुवंशिक का होता था। देखो भाई, हमें इन बात का भी ध्यान रखकर चलना है कि सिंहासन किसको बोलता था भाई? जो सिंहासन है हमेशा जो पिता का वंशज है उन्हीं को बोलता था। अब देखो भाई, हमारे पास ना जो इसके अगले जो जितने नोट्स हैं भैया, क्या हम इसको कवर कर लेंगे वो, ठीक है। अब देखो इस नोट्स में क्या लिखा हुआ है। कह रहे कि बंधुता एवं परिवार, कह रहे परिवार समाज का एक महत्वपूर्ण कह रहे कि महत्वपूर्ण संस्था थी। फिर संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया था, इसको बता चुका हूं ऊपर, ठीक। फिर सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे, विभिन्न परिवार में सदस्य की संख्या एक दूसरे से उनका रिश्ता क्रियाकलाप अलग अलग हो सकती है। देखो भाई, मैंने क्या बोला कि हर एक परिवार में क्या है कि जो लोग हैं उनके जो जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या अलग होती है, सबके आपसी संबंध अलग होते हैं, किसी के संबंध कड़वे होते हैं, किसी के संबंध अच्छे होते हैं, तो ये बता रखा है। फिर एक ही परिवार के लोग भोजन तथा अन्य संसाधनों को आपस में बांटकर इस्तेमाल करते थे। और एक ही परिवार के लोग क्या है, जितने भोजन वगैरह उसको आपस में मतलब कि मिलजुल कर उसका इस्तेमाल करते थे। लोग अपने परिवार में मिलजुल कर रहते थे। और भाई उसमें और को बता रखा है कि जो मतलब कि बंधुत्व एवं परिवार में से बता रखा है कि जो भी परिवार है वो क्या आपस में मिलजुल कर रहते थे। फिर परिवार एक बड़ा समूह का हिस्सा था, इसे संबंधी कहा जाता है। देखो भाई, जो परिवार था वो क्या है कि ना बहुत ही बड़ा समूह था, उसका हिस्सा होता था, जिससे हम क्या भाई संबंधी बोलते हैं। फिर इसके लिए जाति समूह शब्द का इस्तेमाल भी किया गया, मतलब संबंधी के बदले क्या बोलेगा भाई, एक ही जाति के लोग हैं सब। ध्यान रखकर चलना भाई, हर एक इंसान क्या एक जाति का होता है, उस जाति में छोटे छोटे परिवार निकलते हैं। फिर कुछ परिवार में चचेरे मौसेरे कह रहे कि भाई बहनों से भी खून का रिश्ता माना जाता है। भाई कुछ कुछ में क्या बोलते हैं, जो चचेरे मौसेरे भाई होते हैं ना, चचेरे मतलब कि चाचा के भाई, मौसेरे मतलब कि मामा के भाई, ठीक है, उन सब में क्या है कि खून का रिश्ता मानते हैं। लेकिन सभी समाज में ऐसा नहीं था, हर एक समाज में ऐसा नहीं था कि भाई चचेरे मौसेरे भाई को अपना एकदम सगा माने। फिर पृथुवंशिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। कह रहे पृथुवंशिक एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज में पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब कि समाज में ना पुरुष को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। फिर इस परंपरा में घर का मुखिया पुरुष होता है और उसके पास अधिक शक्ति होती है, और उस पुरुष के पास भी अधिक से अधिक शक्ति होती है। इस व्यवस्था में पिता के बाद पुत्र को संपत्ति तथा शक्ति प्राप्त हो जाती है। और इस व्यवस्था में क्या होता है भाई, पिता अगर मर जाता है, फिर मान लो पिता किसी काम का नहीं रहता, ठीक है, कोई घटना हो जाती है, या फिर मान लो कि वो राज्य संभालने लायक नहीं होता, उसके बाद क्या जो उसका बेटा है उसके पास सारी सारी शक्तियां चली जाती है। फिर भाई महाभारत के बारे में बता रहा हूँ कि महाभारत में क्या हुआ था। तो भाई इसमें दो चीज थी, एक था कौरव, इसको बोलते हैं कुरुवंश, ठीक है, पांडव, इसको भी कुरुवंश, दोनों में उसको भी एक ही वंश थे, कुरुवंश से थे। फिर इसका कह रहे कि इसका एक जनपद पर शासन था, एक पूरी जो जनता है उस पर शासन था इनका। फिर इनकी जो कह रहे इनके बीच भूमि और सत्ता को लेकर युद्ध हुआ था। जो कौरव और पांडव में लड़ाई की होती भाई, भूमि और सत्ता को लेकर लड़ाई होती, इसमें पांडव जीत गए। इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया। भाई जो पिता का जो वंश था उसको क्या है कि उत्तराधिकारी घोषित किया गया। भाई जीता कौन? पांडव। इसमें देखो भाई, पांडव क्या जीत गए थे, तो पांडव के जो भी थे ना, जो सबसे जो ज्येष्ठ था, जो सबसे बड़ा भाई था, उसमें क्या उसको राजा घोषित किया गया। फिर पृथ्वीवंशिक में पुत्र अपनी पिता की मृत्यु के बाद ही पिता की संपत्ति, संसाधन तथा सिंहासन पर अधिकार जमा सकते थे। और उसमें देखो भाई, जो एक तो समझो पितृवंशिक है, उसमें क्या था कि अगर जब तक पिता मरता नहीं ना, तब तक क्या है कि जो बेटा है वो अपने पिता की संपत्ति पर राज नहीं कर सकता। फिर अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली को अपनाते थे। भाई बहुत सारे राजवंश है जो राजा वगैरह है वो इसी प्रणाली को हमेशा अपनाते थे। कह रहे यदि पुत्र ना हो तो भाई या अन्य बंधु बांधव को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता था। अगर उनका बेटा पैदा नहीं होता तो अपने किसी रिश्तेदार को कहेगी उसका राजा बनाते थे वहां का। फिर कुछ विशेष परिस्थिति में स्त्री को भी सत्ता दी गई है। भाई कुछ मतलब भाई कभी कभार क्या हुआ, स्त्री को भी वहां का एक तरीके से मानो सत्ता दी गई है। फिर अगली बात करते हैं, जो मेरे पास विवाह के नियम है, विवाह के 8 प्रकार थे। कह रहे जो बहिष्ठ विवाह पद्धति, गोत्र से बाहर शादी करना, ठीक है,
अंतर्विवाह में भाई एक ही गोत्र में शादी करना, या एक ही जाति में शादी करना, या फिर एक ही स्थान पे जो बसने वाले लोग हैं उनसे शादी करना। ठीक है, फिर अगली बात है बहुपति, जो बहुपति प्रथा एक से अधिक पति होना, बहुपत्नी प्रथा एक से अधिक पत्नियां होना। फिर अपने गोत्र से बाहर विवाह करना सही माना जाता था। कह रहे पुत्री को पिता के संसाधन पर अधिकार नहीं था, ये वाली बात भी क्या विवाह के नियम के अंदर था। ठीक है, फिर कह रहे कन्यादान अर्थात विवाह के समय कन्या को भेंट देना पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। भाई विवाह के साथ सारे नियम इसको याद कर लेना, तो ये तुम्हारे एग्जाम में आते जरूर है। ठीक है, फिर भाई गोत्र की बात करते हैं, करें कि धीरे धीरे नगरों का उद्भव शुरू हुआ। भाई धीरे धीरे क्या नए नए नगर बनने लगे। फिर अब सामाजिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिला, व्यापार बनने लगा। भाई जो समाज में क्या है परिवर्तन, मतलब कि बदलाव देखने को मिला। भाई लोग अब उतना उतना नहीं मानते कि हाँ भाई पिता का वंश मानो, फिर मान लो कि जो माता है उसका वंश मानो, ज्यादा मानते नहीं थे अब। ठीक है, फिर दूर दराज से लोग आकर वस्तु की खरीद फरोख्त थे, मतलब कि जो भाई दूर से लोग आते और क्या उस देश में आके अपने सामान वगैरह खरीदते थे, एक दूसरे से मिलते थे। इस प्रकार नए नगरीय परिवेश सामने आए। देखो अब क्या भाई लोग ना एक दूसरे से मिलते थे आपस में, अब मिलने से क्या हो भाई नए नए नगर के सामने आ गए। फिर लोग द्वारा विचारों का आदान प्रदान लगा, लोग आपस में बात करने लगे कि भाई ऐसा होता है ऐसा होता है। ठीक, फिर समाज में विश्वासों और व्यवहारों में परिवर्तन लगा। अब क्या भाई लोगों के बीच में क्या है विश्वास में बहुत ही परिवर्तन आने लगा। ठीक है, और लोग ना एक दूसरे से व्यवहार करते थे उसमें भी काफी ज्यादा परिवर्तन आने लगे थे। फिर इन चुनौतियों के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए आचार संहिता तैयार किया। देखो भाई अब क्या हो जब ना इतनी सारी समस्या होने लगी, फिर ब्राह्मणों ने क्या किया भाई, ब्राह्मणों ने नए नए कानून बनाए। ठीक है, आचार संहिता का मतलब क्या है, नए नए कानून बनाए। फिर करिए आचार संहिता में दिए गए नियम का पालन ब्राह्मणों तथा समाज को करना पड़ता था। ब्राह्मणों ने भाई जो भी आचार संहिता बनाए थे उसका पालन करना काफी ज्यादा आवश्यक था। फिर इस नियमों का संकलन लगभग 500 बीसी से मतलब ये हुआ था। ठीक है, फिर कह रहे कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों में किया गया। ठीक है भाई जितने भी थे ना किसमें क्या है, एक तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, इन बुकों में इसका जो भी ब्राह्मणों ने लिखा ना कि भाई ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। फिर इसमें महत्वपूर्ण इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, मतलब कि मनुष्य की स्मृति, भाई मनुष्य को कैसे सोचना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। फिर मनुस्मृति का संकलन लगभग 200 बीसी से 200 एडी के बीच में हुआ था, मतलब कि ईसवी पूर्व से लेके ईसवी तक के बीच में हुआ था। फिर धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकार बताए गए, भी इसके बारे में बता चुका हूं ऊपर। ठीक है, फिर कह रहे इसमें से पहले 4 प्रकार विवाह सही माने जाते हैं। स्टार्टिंग के जो 4 प्रकार के जो विवाह को सही मानते हैं, बाकी के जो उन्हें क्या मानते हैं भाई कि मान लो कि जो बाकी जितने भी है उसको नीची जाति का मानते हैं। कह रहे बाकियों को निंदित माना गया, मतलब और जो भी विवाह के नियम थे उसे क्या बेकार नियम माना गया। फिर ऐसा माना जाता है कि निंदित विवाह पद्धति को वह लोग अपनाते हैं जो ब्राह्मण नियमों को नहीं मानते थे। ठीक है, इस बात को याद रखे चलना। स्त्री गोत्र की बात करते हैं, गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है भाई, मतलब कि ब्राह्मणों ने एक पद्धति बनाई थी कि एक गोत्र में शादी नहीं होगी। फिर इसका प्रचलन लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद हुआ। भाई 1000 ईसा पूर्व के बाद ये सब चीज लोग क्या मान लगे थे, हाँ भाई स्त्री का गोत्र होता है उसको भी मानो। फिर इसके तहत लोगों को गोत्र में वर्गीकृत किया गया, हर एक इंसान को उसके सरनेम के हिसाब से बांट दिया गया। ठीक है, मान लो कि शर्मा तो शर्मा, वर्मा तो वर्मा, सबको क्या उनके सरनेम के हिसाब से बांटा गया था। फिर कह रहा प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर था, मतलब कि जो उनके कुल का जो ऋषि है उनके नाम पर था, और मानते थे उस गोत्र के सदस्य को ऋषि का वंशज माना जाता था। इसका मतलब है कि मान लो एक जो जाति है, ये जाति क्या किसी ऋषि के नाम पर रखी गई है। ठीक है, कोई ऋषि है उसके नाम पर इस जाति को बनाया गया, और उस जाति में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ऋषि के वंशज थे, मतलब कि पुत्र थे, पौत्र थे, परपौत्र थे, मतलब कि पोता थे, परपोता थे, इस तरीके से माना जाता है। फिर भाई गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम थे, उसे देखते हैं अब। कि विवाह के बाद स्त्री अपने पति के गोत्र को बदलकर, मतलब अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र लगाना पड़ता था, ये गोत्र का नियम है। दूसरा, एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है भाई, ये तुम्हारा 2 से 3 मार्क्स में आ सकता है कि गोत्र के जो महत्वपूर्ण नियम क्या थे। अब भाई कह रहे कि क्या इन नियमों का अनुसरण सभी करते थे। भाई देखो ये वाली बात पता लगती है कि ये जो नियम बना रखे, क्या इस नियम को हर एक इंसान मानता था या फिर नहीं मानता था। अब देखो सातवाहन शासकों के अभिलेख का अध्ययन करने के बाद जो सातवाहन राजा थे उनके जितने भी अभिलेख है उसको जब अच्छे से देखा गया तो इतिहासकारों ने साबित किया कि
यह शासक ब्राह्मण गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करते। जितने भी राजा थे वो क्या, जो ब्राह्मणों ने जो भी ये जो गोत्र की व्यवस्था बनाई है उसको मानते ही नहीं थे। फिर कुछ सातवान राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे, मतलब कि बहुत सारी पत्नियां रखना। फिर इन राजाओं की पत्नियों ने विवाह के बाद भी अपने पिता के गोत्र को अपनाया था, और ये राजा की जितनी पत्नियां थी वो क्या करती भाई, अपने पिता के गोत्र को लगा के चलती थी। मतलब कि ये ऐसा नहीं था कि शादी के बाद अपना सरनेम चेंज कर देगी, शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं करती थी। फिर जब इतिहासकारों ने सातवां राजा से विवाह करने वाली उन पत्नियों के नामों का विश्लेषण किया तो यह ज्ञात हुआ था, ये पता लगा कि उनके नाम गौतम वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत है। तो देखो भाई, एक तो गौतम से था, दूसरा क्या है, एक तो मान लो कि वशिष्ठ गोत्रों के नाम से उभरा था, जो उनके पिता का गोत्र था। इससे यह पता लगता है कि विवाह के बाद भी अपने पति के गोत्र को नहीं अपनाया। देखो भाई, बहुत सारी रानियां ऐसी थी जिन्होंने क्या किया, अपने जो पिता है उनका गोत्र लगाए रखा, अपने पति का गोत्र लगाया ही नहीं। फिर कह रहा कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी जो कि बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के खिलाफ था। देखो भाई, और बहुत सारी रानी ऐसी थी जो एक ही गोत्र से थी, मतलब राजा है, रानी है, दोनों का गोत्र एक है, फिर दो रानी है, दोनों का गोत्र सेम है, तो ये भी चीज क्या भाई, उस जो विवाह पद्धति है उसके नियम के खिलाफ था। ठीक है। फिर दक्षिण भारत में कुछ समुदाय में अंतर विवाह पद्धति भी अपनाई गई है। भाई दक्षिण भारत है उसके कुछ कुछ जगह पे क्या भाई, अंतर विवाह पद्धति, मतलब कि एक ही गोत्र में शादी करने का तरीका अपनाया गया है। इसके तहत हाँ भाई, इसके तहत बंधुओं में विवाह संबंध हो जाते, मतलब कि एक ही जो जाति के लोग हैं उनमें क्या है कि मान लो कि जैसे चचेरे मेरे भाई बहन में क्या शादी हो जा रही थी, जैसे कि चचेरे मेरे भाई बहन। फिर इससे यह ज्ञात होता है कि उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में नियम का मानने की विभिन्नता है। देखो, इस बात से हमें ये पता लगता है कि भाई हर एक जगह पे ब्राह्मण के नियमों का पालन नहीं होता था, मतलब जो गोत्र के नियम का पालन है वो नहीं होता था। तुम्हें भाई एक बार ध्यान रख के चलिए, वीडियो थोड़ा पीछे कर लेना। वीडियो पीछे करने के बाद तुम्हें जितने भी नोट्स है सबका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद क्या इन सबको नोट्स को लिख लेना और याद करना अच्छे से। ठीक है, तुम्हें क्या जो पूरी बुक है वो कवर हो जाएगी। उसके बाद मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।